हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग बेटा, फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज आपका जो टिपिकल वाला चैप्टर था अब आसान लगने लगा होगा आपको। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस जिस प्रोसेस के थ्रू होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज इसी ट्रांसलेशन की बात करेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है प्रोसेस, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का, वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बनाता है अमीनो एसिड का, और उससे पॉलीपेप्टाइड चेन या जिसको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म, और इसके लिए प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स की जरूरत होती है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं बच्चों, है ना। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी जरूरत होती है। तो सारा बेसिक रॉ मटेरियल जो इस प्रोसेस के लिए चाहिए होता है उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसलेशनल अपैरेटस जो है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए टीआरएनए की स्ट्रक्चर और अमीनो एसिड कंपोनेंट जो कि बेसिक फीचर है इसका। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, तो ये बेसिक यूनिट्स हो जाएंगी। उसके बाद मैसेंजर आरएनए और जेनेटिक कोड, जो कि हर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है, एक बार ये हमें मिल गया या सेल को ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई, देन सेल कैन स्टार्ट टू प्रोसीड। यहां पर आप देख पा रहे हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उससे एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई। अब उस एमआरएनए से इस राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए की चेन की हेल्प से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, है ना। तो ये सारी की सारी मशीनरी हो गई जो हमें चाहिए होती है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं क्या क्या चाहिए हमें। मैसेंजर आरएनए चाहिए, राइबोसोम्स की जरूरत होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, डाइवेलेंट आयंस जैसे मैग्नीशियम आयंस, और कुछ एंजाइम्स जैसे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन फैक्टर्स, क्योंकि 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है। तो हर स्टेप पे अपने अपने फैक्टर जरूरी होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करेंगे। यहां तक कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। जब तक ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता होंगी ना, प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइबोसोम्स की हम बात करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, है ना। ये वो साइट्स हैं जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। 30 to 40% प्रोटीन्स होंगे और बाकी 60 to 70% हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ी थी, मैं उसको फिर से आपके लिए रिमाइंड कर देता हूं। हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट। अब ये दोनों सब यूनिट्स भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बच्चों होती हैं अलग अलग, है ना। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, तो स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर सब यूनिट 50S की होती है। जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं, तो वहां पे स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगी 40S की और लार्जर सब यूनिट होती है 60S की। एस का मतलब यहां पे है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेटबर्ग यूनिट। ऑलरेडी आपको इसका आइडिया है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब जो राइबोसोम है, यहां पे टीआरएनए के लिए 3 बाइंडिंग साइट्स होती है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट मींस अमीनो असाइलेशन साइट या अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए के लिए जो साइट होती है। पी साइट बाइंडिंग साइट होती है पेप्टिडाइड ट्रांसफर आरएनए के लिए, और ई साइट है बाइंडिंग साइट जो कि अनचार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल के लिए। ये तीनों की तीनों साइट्स इंटरफेस में जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट हैं राइबोसोम्स की, उन दोनों के इंटरफेस पे प्रेजेंट होती है, या उनके बीच में आप कह सकते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। अब ये देखिए इनके लोकेशन कैसे है। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में ई साइट है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में ए साइट है
और दोनों के बीच में पेप्टिडाइल साइट है जिसको हम पी साइट कहते हैं। नीचे आपको एमआरएनए चेन दिख रही है जहां पे एमआरएनए बाइंडिंग साइट होगी। ये तीनों साइट ऊपर की तरफ है, लार्जर सब यूनिट में है, नीचे की तरफ स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होती है राइबोसोम की। ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस सिर्फ यूनिट्स का फर्क होता है, बाकी मशीनरी सेम है। चलिए ठीक है, ओके। अब आप देखिए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में आपको बता रहा था 70S टाइप और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों पता है क्या है कि ये दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम्स की हैं सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ही साथ साथ आती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। मैग्नीशियम आयंस एसोसिएशन के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगी दोनों के दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाती हैं और वो कहलाता है डिसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन जब बनेगी चेन, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और जैसे ही काम पूरा हो गया वो दोनों सब यूनिट्स वापस से अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इसके अलावा एक चैनल भी होता है यहां पर एमआरएनए के लिए दोनों सब यूनिट्स के बीच में। 3 साइट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं जो कि कोई पार्ट है लार्जर सब यूनिट का, और स्मॉलर सब यूनिट में होती है रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर एमआरएनए एंड बाइंडिंग एरिया फॉर इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। चलिए अब अमीनो एसिड्स, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं बच्चों वो सेम अमीनो एसिड से बन सकते हैं। ये अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एक्टिवेशन के बाद दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं सेलुलर पूल में, ठीक है। तो राइबोसोम्स हो गए हमारे अमीनो एसिड्स की बात हो गई। अब यहां पर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम होता है, एक सिंथेटेज हर अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। एक सिंथेटेज हर अमीनो एसिड के लिए प्रेजेंट होगा। 2 टाइप के सिंथेटेजेस होते हैं, क्लास 1 जो मोनोमेरिक होंगे और क्लास 2 जो डाइमेरिक होते हैं। मोनोमेरिक 2'OH पे अटैच होते हैं जैसे आर्जिनिन, सिस्टीन, और जो क्लास 2 डाइमेरिक हैं वो एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड, हिस्टिडीन इस अमीनो एसिड्स के साथ अटैच होते हैं। अब हमारे पास मशीनरी तैयार हो गई, सारा का सारा रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया, सेल ने इकट्ठा कर लिया। अब एक्चुअल हम देखते हैं कि कैसे प्रोसेस प्रोसीड करती है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, है ना। तो आप सोचो अगर मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताता और डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देता तो कुछ समझ में आता आपको? नहीं आता। चलिए, तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, ये पोलीमराइजेशन है अमीनो एसिड्स का टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड जो किस पे बेस्ड है? कोडोन पे जो एमआरएनए चेन पे प्रेजेंट है। राइबोसोम्स में होती है तो बेसिक रॉ मटेरियल हो गया जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं 80% केसेस में। राइबोसोम्स कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं जैसे 23S आरआरएनए इन बैक्टीरिया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से लार्जर सब यूनिट में भी करने का काम करते हैं। 4 स्टेप आप कह सकते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद इनिशिएशन होगा, देन इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। इसको हम अमीनो एसाइलेशन भी कह सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स हैं जैसे अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज कहा जाता है, एटीपी की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएंगे। तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्लियर टू एवरीवन?
क्या बना, अमीनो एसिड प्लस एटीपी के साथ अमीनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम जब मिल जाता है तो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स टीआरएनए जो कि स्पेसिफिक है अमीनो एसिड के लिए, उसके साथ मिलके अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है और इसी को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, जो अमीनो एसिड है वो लिंक कर जाएगा 3 प्राइम OH पे टीआरएनए के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो ये दो स्टेप मिलके क्या कहलाते हैं, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब शुरू हो जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन फैक्टर्स, 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में, IF3, IF2 एंड IF1, और यूकैरियोट्स में 9 होते हैं, EIF2, EIF3, EIF1, 4A, 4B, 4C, 4D, EIF5 एंड EIF6। इसमें से IF3 और EIF2 अटैच हो जाते हैं स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम के साथ। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो जीटीपी की फॉर्म में मिलती है। अब एमआरएनए अपने आप को अटैच कर लेता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ इन कैप रीजन ऑफ द राइबोसोम। कैप रीजन में क्या होगा, कैप हैज न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो स्पेसिफिक था इनिशिएशन कोडोन के लिए वो पी साइट पे पहुंच जाएगा और जो एंटी कोडोन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर देगा इनिशिएशन कोडोन के साथ। मिथ्योनिन AUG इनिशिएशन कोडोन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन क्या हो गया, UAC। तो कोडोन एंटी कोडोन रिएक्शन इनिशिएशन फैक्टर की प्रेजेंस में हो जाएगी IF2 प्रोकैरियोट्स में और EIF3 यूकैरियोट्स में। क्लियर टू एवरीवन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में लार्जर सेल यूनिट प्रोकैरियोट्स में 40S mRNA tRNA मिथ्योनिन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, और यहां पे इनिशिएशन फैक्टर 1 प्रोकैरियोट्स में काम करेगा और EIF1 EIF4 जिसमें ABC तीनों वो यूकैरियोट्स में काम करेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, इनिशिएशन फैक्टर IF1 प्रोकैरियोट्स में और इनिशिएशन फैक्टर EIF1 EIF4 जो 3 फॉर्म में मिलता है ABC वो यूकैरियोट्स में। अब 2 सब यूनिट जब साथ आ गई तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है, उसको कहते हैं एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन पी साइट को तो ऑक्यूपाई कर लेगी लेकिन ए साइट हो गई एक्सपोज्ड। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बच्चों घबराना नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टेप वाइज चलोगे तो याद भी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको और क्लियरली इसको एनिमेटेड फॉर्म में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो क्या है इलोंगेशन। चार्जिंग देख ली हमने, अमीनो एसाइलेशन देख लिया हमने, इनिशिएशन देख लिया। अब जो अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो ए साइट पे पहुंचेगा और अगले कोडोन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। यूकैरियोट्स में EF1 और प्रोकैरियोट्स में EF-TU इलोंगेशन फैक्टर का काम करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड जो कि टीआरएनए के साथ अटैच्ड है ए साइट पे। इसके लिए एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। अब इसकी वजह से जो पहला अमीनो एसिड था उसका NH2 ग्रुप ब्लॉक हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा दूसरे अमीनो एसिड के साथ, है ना। तो इसकी वजह से जो टीआरएनए और अमीनो एसिड जो पी साइट पे प्रेजेंट है उसका कनेक्शन टूट गया, फ्री हो गया टीआरएनए पी साइट से और स्लिप होके कहां चला जाएगा, ई साइट पे। ई साइट अब कैरी करेगी पेप्टिडाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को और पहला पेप्टाइड लिंकेज, पहला पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और जो फ्री टीआरएनए स्लिप होके गया था पी साइड से, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो जाएगी। इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कोई नॉनसेंस कोडोन, कोई टर्मिनेशन कोडोन ए साइट पे नहीं पहुंच जाता। 3 नॉनसेंस कोडोन होते हैं, UAA ऑक्रे, UAG एम्बर एंड UGA ओपेल।
ये किसी भी टीआरएनए के लिए कोड नहीं करते, या कोई भी टीआरएनए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो फर्दर अमीनो एसाइल टीआरएनए नहीं पहुंचेगा ए साइट पे। पी साइट जो टीआरएनए की है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी और जो बनी हुई जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाएगी रिलीज फैक्टर्स की हेल्प से। रिलीज फैक्टर वही बात हो गई, दोबारा से सिंगल RF1 होगा यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में दो रिलीजिंग फैक्टर होंगे, RF1 एंड RF2। क्लियर टू एवरीवन? अब जो राइबोसोम मूव करेगा नॉनसेंस कोडोन के ऊपर, वो भी स्लिप हो जाएगा एमआरएनए चेन से, और दोनों सब यूनिट राइबोसोम्स की अलग अलग हो जाएंगी। और मैंने शुरू में बताया था इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ चेन में प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीराइबोसोम्स। लेकिन एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस ऐसे भी होती हैं जो ट्रांसलेट नहीं होती, दे आर नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स और यूटीआर। ये दोनों एंड पे प्रेजेंट होंगे, 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी, बिफोर स्टार्टिंग कोडोन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, अब ये देखिए और सिंप्लीफाइड वे में आप इसको देखने की कोशिश कीजिए कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। कि आपको राइबोसोम की दोनों सब यूनिट दिख रही हैं, आपको टीआरएनए दिख रहा है, आपको एमआरएनए चेन दिख रही है, और एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज भी आपको दिख रहा है। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट्स हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। क्लियर टू एवरीवन? ये पूरी मैं दोबारा से आप लोगों के समराइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, लेकिन आज के बाद मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक को लेके, इस चैप्टर को लेकर आए। ठीक है, अब देखिए इलोंगेशन में क्या होता है कि जो ए साइट पे जो कोडोन आया एंटी कोडोन के साथ, टीआरएनए के साथ, वो अगले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, है ना। एमआरएनए चेन आगे की तरफ मूव करेगी, अगला अमीनो एसिड आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री अगला कोडोन आ जाएगा, टीआरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन एंटी कोडोन लेके आएगा। अब ये पहला वाला जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ए साइट से पी साइट पे, ए साइट फिर से फ्री हो गई, तो अगला जो अमीनो एसिड है उसकी फॉर्मेशन ए साइट पे हो गई। तो ट्रांसलोकेशन जब होगा ए साइट से पी साइट पे तो ए साइट फ्री हो जाएगी, और ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, वन आफ्टर अनदर। कोडोन आएगा, टीआरएनए उसका एंटी कोडोन लेके आएगा, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरह से एक के बाद एक नए अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती रहेगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी, इसलिए इसको इलोंगेशन प्रोसेस कहा जाता है। देख पा रहे हैं आप कि एक लंबी सी चेन बनती जा रही है कंटिन्यूअस, और उन चेन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने अभी आपको बताया था कि इलोंगेशन के टाइम पे कौन सा बॉन्ड बनता है। यस, पेप्टाइल बॉन्ड बनेगा कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो ये एक लंबी सी चेन बनती चली जा रही है। ए साइट हमेशा फ्री होती रहेगी, नया कोडोन एंटी कोडोन आता रहेगा, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंशनल मैनर में एमआरएनए की चेन आगे की तरफ मूव करके नए कोडोन्स को एक्सपोज करती रहेगी, सो दैट प्रोसेस कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस। लास्ट में क्या होगा, प्रोसेस कब रुक जाएगी, कोई नॉनसेंस कोडोन वहां पे ना पहुंच जाए, जिसको हम टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। 3 कोडोन मैंने बताए थे, UAA, UAG एंड UGA, ओकरे, एम्बर एंड ओपल। अब इनको कोई भी टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। कौन है भाई, नया अमीनो एसाइड टीआरएनए ए साइट पे नहीं पहुंचेगा। पी साइट जो है वहां पे टीआरएनए हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और रिलीज फैक्टर की प्रेजेंस में ये रिलीज हो जाएगी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन फैक्टर्स की वजह से दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम्स की हैं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों अलग अलग हो जाएंगी,
है ना। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि एक बार जो रिलीज हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ये फर्दर कोइल करेगी, फोल्ड करेगी, जिससे सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाए। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एसोसिएटेड हो जाती है अदर पॉलीपेप्टाइड से, जिससे बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है ना। तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन आपने देखा बहुत हद तक सिमिलर है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के ही। यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वहां पे टर्मिनेशन प्रोसेस इजी हो जाती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। वहां पे सिर्फ एक रिलीजिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस यहां तक अगर आपको समझ आ गई तो आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब पूरी की पूरी प्रोसेस को मैं आपके लिए समराइज करूंगा, और उसका एक और सिंपल तरीका मैंने ढूंढा है कि अगर हम सिमिलरिटीज देख लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, और दूसरी तरफ हम डिफरेंसेस भी देख लें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना समझना बातों को। ये देखिए बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर जो पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं वो आपके लिए मैंने अलग से लिख दिए हैं। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज की। देखिए आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि दोनों के दोनों ग्रुप एमआरएनए टेम्पलेट को यूज करते हैं, है ना। दोनों केसेस में जो एमआरएनए की सिंथेसिस होती है वो डीएनए से होती है। राइबोसोम बेसिक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट्स हैं। 20 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और 61 कोडोन्स दोनों ग्रुप में सिमिलर हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों में सेम होगी। टीआरएनए जो पिकअप होगा, करेक्ट एमिनो एसिड आएगा, वो प्रोसेस सेम होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने 12 सिमिलर पॉइंट आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो प्रोसेस काफी हद तक सेम होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, बट इसके बावजूद भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो उन डिफरेंसेस की भी हम बात कर लेते हैं। पहली बात जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड जो होता है एमआरएनए का वो ट्रांसलेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है, जब कुछ केसेस में तो पहले से ही अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, है ना। तो ये सेकंड मेजर डिफरेंस हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट में 70S टाइप होते हैं, यूकैरियोट में 80S टाइप होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 30S प्रोकैरियोटिक में और 40S यूकैरियोटिक राइबोसोम में होती है। और फर्दर लार्जर सब यूनिट में 2 rRNA की मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5S और 23S RNA की फॉर्म में। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो अब चीजें शायद आपको और बेटर तरह से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने पहले ओवरऑल व्यू दिया, सारी मशीनरी आपको बताई है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देन वी कंपेयर्ड प्रोसेस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सिमिलरिटी के बेसिस पे भी हमने डिस्कस करी और हमने डिफरेंसेस के बेसिस पे भी इस प्रोसेस को डिस्कस किया। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन में है चाहे ट्रांसलेशन में है, आप कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली पूछिए बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे।